नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्सो वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, देश एवं दुनिया की स्थिति खराब हो रही है और जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो ये उसमें भी परिलक्षित होता है। ऐसा ही एक प्रश्न मैंने एक बहुत शुभ दिन, नवरात्रि के अष्टमी के दिन रिकॉर्ड किया है। इस प्रश्न में भारत का भविष्य और विशेषकर भारत के जो वर्तमान शासक हैं नरेंद्र मोदी जी के एक्शंस और उनके भविष्य, उनके गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, इस चीज़ पर प्रश्न पूछा गया था मुझसे। आज के इस वीडियो में मैं भारत की कुंडली, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, ये प्रश्न कुंडली और जमक्कुल चार्ट के माध्यम से इस विषय का एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 10 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन रात के 8:28 पर यह प्रश्न मैंने रिकॉर्ड किया है। और इस प्रश्न कुंडली पर जाने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि भारत की कुंडली में अभी ट्रांजिट जुपिटर भारत के लग्न में उसके राहु के ऊपर से गुजर रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मंगल आज ही मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और आप लोगों ने यदि भारत की कुंडली देखी है तो मंगल भारत की कुंडली के सेकंड हाउस मिथुन राशि में ही हैं और अब वो भारत के थर्ड हाउस यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप लोगों ने भारत की कुंडली में ये भी देखा होगा कि हमारे देश के चार्ट के थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, यानी कि ट्रांजिट मार्स हमारे देश की कुंडली के 5 प्लैनेट्स के ऊपर से गुजरने जा रहे हैं और वहीं जाकर वो वक्री होंगे। अब हम लोग आते हैं इस प्रश्न कुंडली पर। प्रश्न कुंडली आप लोगों के स्क्रीन पर है। वृषभ लगन राइजिंग है, लग्न में ही जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में वक्री हैं। लग्न राइजिंग कृतिका नक्षत्र का है। सेकंड हाउस में मंगल हैं। 5th हाउस में सूर्य एवं केतु हैं। 6th हाउस में लग्न लॉर्ड शुक्र और बुध साथ में हैं। 8th हाउस में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। 10th हाउस में वक्री शनि हैं। 11th हाउस में राहु हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कृतिका नक्षत्र को यदि देखें, मैं इससे जुड़ी हुई कुछ कहानी आप लोगों को बताता हूँ जिससे आप लोगों को इस परिप्रेक्ष्य को समझने में और आसानी होगी। कृतिका नक्षत्र के स्वामी फ्रेंड्स भगवान कार्तिकेय हैं और कृतिकाओं की वजह से ही भगवान कार्तिकेय का नाम पड़ा है। आप लोगों को पता होगा कि भगवान कार्तिकेय का जन्म राक्षसों के संहार के लिए हुआ था और इसलिए उनके जन्म से ही उन पर खतरा मंडरा रहा था। राक्षस चाहते थे कि इस बालक को ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि हम लोग सेफ रहें। और इसी डर के कारण ब्रह्मांड में दूर एक स्थान पर कृतिकाओं के अंडर में भगवान कार्तिकेय का लालन पालन हुआ। युवावस्था तक कृतिकाओं ने ही उनको सुसंस्कृत किया, पल्लवित किया, पुष्पित किया। और भगवान कार्तिकेय कौन है? सेनापति हैं देवताओं के। तो भगवान कार्तिकेय की तरह ही कृतिका नक्षत्र एक बहुत ही टफ नक्षत्र है, लेकिन कृतिकाओं की क्वालिटी भी इसमें है। ऊपर से तो ये टफ है लेकिन अंदर से इसमें ममत्व की एक भावना रहती है। कृतिका नक्षत्र फ्रेंड्स, इसका जो सिंबल है वो एक बहुत ही तेज धारदार हथियार है जो किसी भी चीज़ को ऊपर से काटकर, सुपरफिशियल लेवल पर काटकर उसके अंदर तक जाने में सक्षम होता है। कृतिका का मतलब ही होता है काटकर अलग करना। कृतिका अनवांटेड चीज़ों को काटकर अलग करता है।
कृतिका का दूसरा सिंबल अग्नि है, और अग्नि क्या है? हर चीज को अपने आगोश में ले लेता है, या तो उसको जलाकर भस्म कर देता है या फिर उसका परिमार्जन कर देता है, उसका शुद्धिकरण कर देता है। कृतिका का तीसरा सिंबल एक मोर पंख है। मोर को भी भगवान कार्तिकेय के साथ जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख भगवान कृष्ण भी अपने मुकुट में लगाते थे, और कोइंसिडेंस देखिए, भगवान कृष्ण को भी उनके अपने माता पिता ने नहीं पाला। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, जब भी किसी प्रश्न कुंडली में प्रश्न किसी डिफ़िकल्ट चीज़ के बारे में हो, तो कृतिका हमेशा इमिनेंट डेंजर को दिखाता है। जो आसन्न खतरे हैं, उन खतरों की ओर इशारा करता है कृतिका, और कृतिका इनसे लड़ता है। जब चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कुंडली में। 8th हाउस में, ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में चंद्रमा है। 8th हाउस में चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता है, मेंटल टेंशन्स देता है। और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र क्या है? पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का ट्रांसलेशन ही होता है द फॉर्मर इनविंसिबल वन, जिसको कभी जीता नहीं जा सकता, इसलिए इसका नाम अपराजिता भी है। पूर्वाषाढ़ गरीबी से गुजरता है, शुरू में इसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन ये आगे बढ़ता है। बड़ा ही हैप्पी गो लकी टाइप का नक्षत्र है। फॉर्मल एजुकेशन इसको शुरू में कम मिलता है, या एजुकेशन ये छोड़ देता है, लेकिन आगे चलकर एक्सपीरियंस से सीखता है और एजुकेशन भी लेता है। ये अपने प्रेजेंट को एंजॉय करता है। और पूर्वाषाढ़ की देवी कौन है? अपा। समुद्र और सागर से जोड़कर देखा जाता है अपा को, और इसलिए समुद्र मंथन से जोड़कर देखा जाता है इस नक्षत्र को भी। पॉजिटिव्स इस नक्षत्र में बहुत हैं। जिस तरीके से समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न निकले थे, वैसे ही क्वालिटीज़ को पूर्वाषाढ़ रिप्रेजेंट करता है। लेकिन समुद्र मंथन से हलाहल विष भी निकला था, इसीलिए पूर्वाषाढ़ के कुछ नेगेटिव पक्ष भी होते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पक्ष पूर्वाषाढ़ का ये है कि ये कभी अपने एक्सपीरियंसेस से, पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखता नहीं, पुराने चीज़ों को याद नहीं करता। और पूर्वाषाढ़ में एम्बिशंस काफ़ी होते हैं, लेकिन कभी कभी इसके एम्बिशंस अनजस्टिफाइड होते हैं। अब इन दोनों नक्षत्रों का जब समावेश कीजिएगा और इस देश के बारे में सोचिएगा और नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी के बारे में सोचिएगा, तो आपको बहुत कुछ समानताएं दिखेंगी। जिस तरीके से कृतिका ने भगवान कार्तिकेय का लालन पालन किया, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसीज वर इन्वॉल्व्ड इन द अपब्रिंगिंग ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को छोड़कर दूसरे स्थानों पर गए। एक्सटर्नल लोग, एक्सटर्नल संस्थाएं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को ढालने में एक बड़ा रोल प्ले की है। पूर्वाषाढ़ की तरह नरेंद्र मोदी भी शुरू में बहुत परेशानी झेले, भारत ने भी बहुत परेशानी झेले, लेकिन पुराने चीज़ों को याद रखना चाहिए, पुराने मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के पूरा बीजेपी संस्था को यदि आप देख लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने पुरानी गलतियों से कुछ सीखते हैं। 2004 में आप लोगों को याद है, इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया था इन लोगों ने, और इनके एक मिनिस्टर थे उस समय में, प्रमोद महाजन, जो पाई चार्ट के माध्यम से इस देश के जनता को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे वाजपेयी रेजिम में डेवलपमेंट हुआ है, अंडा एवं दूध का प्रोडक्शन बढ़ा है। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था, और इसलिए जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ इसी तरीके की पॉलिसीज़ नरेंद्र मोदी जी और ये प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट की भी रही है। ये ऐसे वर्गों को साधने के चक्कर में हैं जिनको ये कभी साध नहीं पाएंगे, और इतने वर्षों में उन वर्गों का साथ इस व्यक्ति को, इस गवर्नमेंट को या इस पार्टी को कभी नहीं मिला है। तो इससे इन लोगों को सीखना पड़ेगा। और चंद्रमा के तीनों अवस्थाओं को जब आप देख लीजिएगा, तो आपको कहानी मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये फ्रेंड्स,
चंद्रमा की जो स्थिति है ये 38th चंद्र क्रिया में आता है, जिसकी रीडिंग कहती है लिविंग इन फोर्स्ड सिक्लूजन और एग्जाइल। इसको देश पर भी लागू कर सकते हैं और मोदी जी पर भी लागू कर सकते हैं। यदि इन लोगों ने पॉलिसी अपना नहीं चेंज किया, अपने एक्शंस को इन्होंने बदला नहीं, तो इस देश को भी सिक्लूजन इंटरनेशनल फोरम्स पर सहना पड़ सकता है और इस देश की राजनीति से नरेंद्र मोदी जी को भी दूर होना पड़ सकता है और यहाँ तक कि एक निर्वासित टाइप का जीवन भी व्यतीत करना पड़ सकता है। ये 23rd चंद्रवेला में आता है, जिसकी रीडिंग है इंटॉक्सिकेटेड एज इफ इनसेन। क्या ये भारत के फॉरेन पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहा है? क्या हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं? क्या इसके वजह से हम लोगों को सिक्लूजन, एक एक्साइल की स्थिति झेलनी पड़ सकती है? क्या वहाँ एक कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है? तीसरा, ये 8th चंद्र अवस्था में आता है, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फियरफुल शॉक। यदि इन लोगों ने अपनी स्थिति को नहीं बदला तो इस देश में कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ का शासक वर्ग भयाक्रांत हो जाए। उन्होंने जिस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं हो, वैसी कोई चीज़ घट जाए इस देश में। क्या बांग्लादेश जैसी परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहा है ये प्रश्न कुंडली? आप इस प्रश्न कुंडली में देखेंगे तो शनि 10th हाउस में अपने घर में है, स्ट्रांग हैं, लेकिन वक्री हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ ये इशारा कर रहा है। गवर्नमेंट में स्ट्रेंथ है, लेकिन गवर्नमेंट आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है। लग्न में गुरु वक्री हैं, गुरु 8th लॉर्ड लग्न में है, ये बहुत अच्छा नहीं है। सडन इवेंट्स की तरफ ये भी इशारा कर रहा है और ये भी इशारा कर रहा है कि लग्न में गुरु हैं, इस गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, सभी चीज़ें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे जा रही है। सूर्य केतु के साथ है, ये भी गवर्नमेंट की कमजोरी को दिखाता है और इस तरफ भी इशारा करता है। केतु जब भी किसी के साथ बैठता है तो क्या होता है? उस चीज़ से अलग कर देता है। इस गवर्नमेंट को सत्ता से ही अलग कर सकता है। और जमाकुल चार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आएगा। जमाकुल चार्ट आप लोगों के स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ। जमाकुल चार्ट में देखेंगे तो वृश्चिक लगन राइजिंग है और इसमें आप देखिए ट्रांजिट मंगल के साथ जाम प्लैनेट राहु का संबंध 8th हाउस में और ट्रांजिट राहु के साथ जाम प्लैनेट मंगल का संबंध 5th हाउस में। यानी कि जाम प्लैनेट्स में भी और ट्रांजिट में भी राहु और मंगल का मेल दोनों जगह हो रहा है। 7th हाउस में गुरु वक्री, अच्छे लोग, इंटेलिजेंसिया क्लास के लोग भी इस गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्शन से कन्विंस्ड नहीं हैं। 4th हाउस में सैटर्न वक्री है, उससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं जनता भी कन्विंस्ड नहीं है और इस देश को कुछ और स्ट्रॉन्ग एक्शंस की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कविप्पू 9th हाउस में है। 9th हाउस फॉरेन ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस इंटरनेशनल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। कविप्पू उसी हाउस में है और चंद्रमा का, जाम प्लैनेट चंद्रमा का संबंध है। जुपिटर भी देखिएगा तो जाम प्लैनेट्स में नीच के हैं। इस जमाकुल चार्ट को देखकर ये लगता है फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी जी को अपनी यात्राओं में बहुत ध्यान रखना चाहिए। 9th हाउस में कविप्पू होने का मतलब धार्मिक उन्माद, 9th हाउस धर्म का होता है, इस देश में फैल सकता है। धर्म के मामले में इस देश पर कई लांछन विदेशी शक्तियों द्वारा लगाए जा सकते हैं। विदेशों में कई तरह के षड्यंत्र इस देश के विरुद्ध रचे जा सकते हैं या रचे जा रहे होंगे। और चंद्रमा जब कविप्पू के साथ जुड़े तो मदरलैंड को खतरा दिखाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स को दिखाता है चंद्रमा। क्या नरेंद्र मोदी जी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, दूध, दही? या फिर ये इस बात की ओर भी इशारा कर रहा होगा कि डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कुछ गलत चीज़ें इस देश में हो सकती हैं। चंद्रमा हमारे खान पान को भी रिप्रेजेंट करता है। मोदी जी को अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा।
जाम प्लैनेट में देखिएगा तो सूर्य उच्च का है यहाँ। गवर्नमेंट स्ट्रांग एक्शन लेने में पूरे तरीके से दुश्मनों पर सक्षम है और गवर्नमेंट को लेना होगा एक्शन। और नहीं तो 12th हाउस में शुक्र का संबंध जो शुक्र के साथ बन रहा है, बाहरी लोग, बहुत पैसे वाले लोग, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा, कुछ फीमेल शक्तियाँ इस देश को नुकसान पहुंचाने का स्वप्न देख रही हैं या देख सकती हैं या आगे दिक्कतें क्रिएट कर सकती हैं। 9th हाउस में कविपु का मतलब ये भी है कि कोर्ट, यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, उस जुडिशियल सिस्टम से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी जी को थाइज में, जांघों में कोई समस्या हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी नरेंद्र मोदी का सपोर्ट नहीं कर सकता है या ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा अंग देश के विरुद्ध कार्यों में लिप्त हो सकता है। तो ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सीन बहुत अच्छा नहीं है। और इन दोनों कुंडलियों को देखकर, भारत की कुंडली को देखकर ये लगता है कि ये जो आने वाला समय है, खास करके मार्च से लेकर जून तक का समय, ये भारत के लिए एक टेंशन वाला समय हो सकता है। राहु की स्थिति को देखकर लगता है धार्मिक उन्माद और खास करके मलेच्छों के द्वारा परेशानी क्रिएट की जा सकती है, इंटरनल मलेच्छ भी और एक्सटर्नल मलेच्छ भी। मंगल की स्थिति को देखकर लगता है कि कोई युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है इस देश में, और युद्ध कई लेवल्स पर लड़े जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि टैंक्स और हवाई जहाज़ और इन्हीं चीज़ों से युद्ध लड़ा जाएगा, दूसरे तरीके का युद्ध भी लड़ा जा सकता है। तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी और नरेंद्र मोदी जी को अब स्ट्रांग एक्शंस लेना होगा। 15 नवंबर से जब शनि मार्गी होंगे, वहाँ से हम लोगों को कुछ स्ट्रांग एक्शंस इस गवर्नमेंट का देखने को मिल भी सकता है और वहाँ से चीज़ें अनफोल्ड होना भी शुरू हो सकती हैं। तो ये दोनों कुंडली, भारत की कुंडली, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, हम सभी लोगों को पता है भारत की कुंडली में भी अब मंगल का महादशा शुरू होने वाला है और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल का महादशा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो जो आगे का सिचुएशन दिख रहा है इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, ये दोनों ही बहुत चैलेंजिंग है। मुझे उम्मीद है मैंने जो तर्क रखे हैं आप लोगों के सामने और जो एस्ट्रोलॉजिकल जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ों को समझाया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को लॉजिकल लगा हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।